हाय दोस्तों, आज अपन अब देखते हैं पार्ट 3। पिछले 2 वीडियो में अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। देखो, आज चर्चा वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ अपन ने पिछले वीडियो में लास्ट दिन छोड़ी थी। बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। क्या है पास्ट? परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट कंप्लीट टेंस। पास्ट के अंतर्गत कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया था वो टेंस पढ़ेंगे। अब देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी में मतलब होता है पूर्व भूतकाल। बीते हुए टाइम के अंतर्गत कोई भी कार्य पूरा हो गया था। अब पूरा हो गया कंप्लीट, मतलब ये तो अपन को ज़्यादा गहराई से सोचने की जरूरत नहीं यार, इसमें कार्य कंप्लीट हुआ कैसे पता चला, कंटिन्यू रहा कैसे। ये तो आपको टेंस का जो सेंटेंस है वो अलग अलग बता रहा है, कुछ की वर्डिंग ऐसी आएगी, उसकी टाइमिंग इसके लिए ऐसी आएगी जो बता रहा है। अब इसमें जो टाइमिंग बताने वाले वर्ड होंगे वो ये बताएंगे कि कार्य कंप्लीट हो गया। तो देखो, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए भैया, कई बार तो रीडर होता है पढ़ने वाला, वो ही भगवान होता है। क्यों? जैसे मैं आपको उदाहरण समझाने के लिए ये कागज का टुकड़ा लेता हूं और आपके सामने बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है। अब सोचो आज आप स्कूल आए और आपने इसको ऐसा करके क्लासरूम में या बोर्ड में टांग दिया, ठीक है। अब अगले दिन जब आप सुबह आए तो आपको ये कागज का टुकड़ा 2 भागों में अलग अलग टूटा हुआ या फटा हुआ मिला। अब आते ही आपने इसको देखा, देखते आपने क्या कहा, अरे यार कागज तो फट गया, मतलब फट गया, पुराने टाइम की बात होगी। कुछ बोलेंगे, अरे यार कागज तो फट चुका है प्रेजेंट टाइम में, और कुछ कागज तो फट चुका था पास्ट परफेक्ट में। चुका है, चुका था, हो गया, हैज है, इन सब का यूज कार्य की कंप्लीटता को बताता है कि यार ये कार्य पूरा हो गया। अब अपन को इन सब के अंतर्गत अंतर महसूस करना है कि इनमें क्या क्या अंतर है, कैसे अपन पहचानेंगे कि ये अंतर क्यों। देखो, अब इसमें बोलने वाले ने जो बोला वो सही माना जाएगा क्योंकि उसने से बोला, लेकिन एक ग्रामर के एंगल से देखा जाए तो जब ये कागज टूटा हुआ है लेकिन इसके दोनों टुकड़े अपने सामने टूटा हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि ये कागज का टुकड़ा यानी ये कागज फट चुका था। क्यों? क्योंकि कार्य माना पास्ट में हुआ लेकिन इसका रिजल्ट अपने सामने है अभी तक, इसका जो इफेक्ट है वो अपन को अभी तक दिख रहा है। इसलिए इसमें थोड़ा सा ये मानने में अपने को तकलीफ होती है कि यार इसको पास्ट परफेक्ट का कैसे माने। लेकिन जब इसका एक भाग यहाँ मिले, दूसरा भाग मिले नहीं, ये दोनों ही गायब हो जाए यहाँ से, अरे यार तो कागज का टुकड़ा तो फट चुका था, तो बोल सकते हैं। अब देखो, बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें
हैड का यूज किया जाता है। सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें सिंगुलर प्लूरल बढ़ा के किसमें क्या यूज होगा, हैड। हेड आपको पता होना चाहिए, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। देखो पास्ट टेंस अगर आप पढ़ते हो तो पास्ट टेंस में येन केन प्रकारेण आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज तो करना ही होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का तो यूज करना ही होगा। अब वो सेकंड फॉर्म आती किस प्रकार से है या किसके माध्यम से आती है, अपन को डायरेक्ट उसका सामना करना पड़ता है या इनडायरेक्ट सामना करना पड़ता है। भाई जैसे अपने पीछे दो टेंस पढ़े, एक पढ़ा पास्ट सिंपल, उसमें अपन ने देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, डिड देखा। अब जिसमें डिड था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, साहब ये डिड है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म आ गई। फिर अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा, उसमें क्या था, एज ए हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर था, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी। तो इसमें सेकंड फॉर्म का है, ये रहा भैया। क्यों, क्योंकि ये बी की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट है, चाहे पास्ट का सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी, इट मीन्स आएगी ही। अब हेड है तो हैव की सेकंड फॉर्म है। अब 2 नंबर पे बात करते हैं अपन मेन वर्ब की, यानी कि मुख्य क्रिया की। तो मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो 3H फैक्टर आप जानते होंगे, 3H फैक्टर को अगर आप एक्सप्लेन करके समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि हैज, हैव और हैड, ये 3 है। हेल्पिंग वर्ब अपने ऐसी है जिनकी स्पेलिंग है वो ऐसे स्टार्ट होती है, और इन तीनों के ही साथ में, तीनों को अगर आप कहीं पर भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रसार करो। तो इसलिए 3 हेल्पिंग वर्ब है, तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब ऐसे स्टार्ट होती है, हैज, हैव, हैड, और तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये 3H है, उसको बोलते हैं 3H फैक्टर, मतलब H से स्टार्ट होने वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे आप। अब देखो, अब इसको एडवर्ब का नाम दे दो या ऐसे वर्ड जो टाइम को बताने का कार्य करते हैं, वो इसमें टाइम कैसे बताते हैं। अब देखो 2 वर्ड है अपने पास, एक है आफ्टर और एक है बिफोर। इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस कनेक्टेड है आफ्टर और बिफोर, तो वो सेंटेंस जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और एग्जाम में भी आप देखोगे कि आफ्टर और बिफोर से जुड़ने वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं। हर साल एक आधा सेंटेंस आता है। एक सेंटेंस आने का मतलब हाफ मार्क्स, आधा नंबर आपको मिल गया। अब देखो, इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको ढंग से समझनी पड़ेगी, और किस प्रकार से सेंटेंस जुड़े रहते हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर है, वो अपन थोड़ा सा क्लियरली देखते हैं। पहले देखते हैं कि अगर बिफोर से अगर कोई 2 सेंटेंस कनेक्टेड है तो कौन से सेंटेंस में अपन पास्ट परफेक्ट मानेंगे। क्यों, क्योंकि बिफोर का काम होता है 2 सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने का। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, बिफोर शब्द का पहले तो आप मुझे अर्थ बताओ। बिफोर शब्द का अर्थ होता है पहले, बस। बिफोर का मतलब पहले है, इसका मतलब जो भी आपका काम होना है वो बिफोर से पहले ही होगा। अब बिफोर से पहले क्या होगा, तो सीधी सी बात है, बिफोर से पहले का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट के टेंस में क्या होता है भैया, अरे वही जो होता है
कोई नया नहीं होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और क्या होगा। तो कहीं पर भी अगर आपको सेंटेंस दिखाई दें और सेंटेंस में बिफोर शब्द आ जाएं और बिफोर से पहले अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहां आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मानना है। और मानना क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। अब ये काम तो हो गया, ये आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा भैया। ध्यान दें, पास्ट परफेक्ट का जो जोड़ीदार है वो है पास्ट सिंपल। मतलब कहीं पर भी अगर आपको दो सेंटेंस दिखाई दे और दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड हो, किसी भी कनेक्टिव वर्ड के माध्यम से, किसी भी कंजक्शन के माध्यम से अगर कहीं दो सेंटेंस कनेक्टेड है, उनमें से अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है तो ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं वही रहते हैं कि दूसरा सेंटेंस भी पास्ट सिंपल का होगा। समझे? तो ये इनका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ क्या होगा, आप सब समझ गए। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल देख लो, जो चिर परिचित आप बार बार जो सेंटेंस देखते हो उसी सेंटेंस को देख लेते हैं। ये लो यहाँ। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको दोनों जगह गैप मिले और जरूरी नहीं है कि आपको गैप एक ही मिले, दोनों जगह खालिस्तान हो सकती है या एक जगह हो सकती है। आपके इंचों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको गैप कितनी फिलअप करना है। क्यों? क्योंकि आपको गैप फिलअप करना आता है। अब अगले से आपसे एक गैप फिलअप करवाएं या दो गैप फिलअप करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क क्या पड़ेगा, आपको तो ये पहचानना है कि सेंटेंस के जो टाइमिंग वर्ड है वो कौन सा है। यहां देखो बिफोर, और बिफोर शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले। अब बिफोर का मतलब पहले, मतलब क्या हुआ था, दो कार्य हुआ था, एक्शन नंबर फर्स्ट और एक्शन नंबर सेकेंड। अब इनमें से एक कार्य पहले हुआ था, एक कार्य बाद में हुआ था। इसमें क्या होता है, एक कार्य वो शुरू हुआ और कंप्लीटेड, फिर सेकंड कार्य स्टार्ट और वो भी कंप्लीट। ऐसे एक कार्य शुरू हुआ और अब जो कार्य पहले शुरू होकर पहले पूरा हुआ तो सीधी सी बात है वो तो हो चुका था, और जो भी हुआ है वो तो हुआ है। तो ऐसे अपन पहचानेंगे कि पहले हुआ है। देखो, द पेशेंट गैप डाई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी या मरीज मर चुका था। ये तो आपका पेशेंट है और ये आपका डॉक्टर है। हो सकता है ये यहाँ पर अपने घर पे बीमार होगा या कहीं पर भी एडमिट है, डॉक्टर कहीं बाहर दूसरे आउटडोर के लिए गया हुआ था, और अब ये जब इस पेशेंट के पास आया, देखो इसके द्वारा तड़पने का कार्य पहले मरने की कोशिश शुरू हो गई और डॉक्टर के द्वारा इधर से इसके पास आने का कार्य शुरू हुआ। अब कार्य पूरा पहले कौन सा हुआ, रोगी के द्वारा मरने का डाई, ये तो कार्य हो चुका था। अब ये बाद में आया, इसका डॉक्टर का कार्य बाद में हुआ। देखो हिंदी में जब बोलते हैं तो इसको कैसे पढ़ते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, लेकिन लिखने में द पेशेंट हैड डाइड। क्यों? क्योंकि ये कार्य पहले हुआ था। तो हिंदी में उल्टा और इंग्लिश में इस प्रकार से जैसा
एक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती। द पेशेंट हैड डाइड, तो ये ध्यान दे बिफोर यानी पहले, तो बिफोर से पहले पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, और बाद में कम, कैम, कम, CAME, तो कम की सेकंड फॉर्म कैम। ठीक है, और देख लो एक सेंटेंस, द पैसेंजर्स reach द पैसेंजर्स गैप रीच बिफोर द ट्रेन रीच्ड। देखो यहां पर इस सेंटेंस में आपको गैप एक ही मिली है, ट्रेन के पहुंचने से पहले जो यात्री है वो पहुंच चुके थे, इधर से इन पैसेंजर्स ने आना शुरू किया और इधर से इस ट्रेन ने आना शुरू किया। अब ट्रेन आई पहले ही ये पैसेंजर यहां पहुंच चुके थे, तो पैसेंजर्स के द्वारा पहुंचने का कार्य पहले हुआ, जो कार्य पहले हुआ वहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, और यहां सेकंड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई आई है। तो ये हिंदी में याद कर लो, बिफोर यानी पहले, तो बिफोर से पहले पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट, आफ्टर। आफ्टर से जुड़ने वाले जो सेंटेंस है वो कैसे रहते हैं। अब तो मुझे पता है, इशारों में आप समझ गए कि आफ्टर शब्द का अर्थ क्या होता है। आफ्टर शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कौन कहां क्या करेगा, यहां सीधी सी बात है कि आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो जैसा नाम है वैसा इनका काम है, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में। सेंटेंस देखो, ध्यान दें, द रेन गैप स्टॉप, बरसात रुक गई। कब? आफ्टर द लाइट गॉन, लाइट के जाने के बाद, लाइट के जाने के बाद बरसात रुक गई। पहले कार्य किसका हुआ? पहले कार्य किसका हुआ? लाइट का जाने का। तो आफ्टर के बाद, जो भाई आपको बताया था कि जो कार्य पहले होता है वहां पास्ट परफेक्ट, तो कार्य पहले किसका हुआ? लाइट के जाने का। लाइट हैड गो वेंट गॉन। और दो बाद में काम किसका हुआ? बरसात के रुकने का। द रेन स्टॉप। ये लो भैया ऐसे। तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस कोई सा भी ले सकते हो आप, जो भी आए, बस ये होना चाहिए कि उसके अंतर्गत दो अलग अलग एक्शन होंगे,
एक्शन नंबर फर्स्ट, एक्शन नंबर सेकंड। अगर आपका सेंटेंस आफ्टर से कनेक्टेड है तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि जो बाद वाला जो एक्शन है वो पहले जो कंप्लीट होने वाला होना चाहिए, और इसके साथ अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इसके आप थोड़े से एग्जाम्पल सेट निकाल लें ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस है वो कैसे होते हैं। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसी का एक भाई और है, इसी में मिलता जुलता, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में कोई कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था इसकी एकदम फिक्स निश्चितता नहीं है। हालांकि ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों को ज़्यादा गौर नहीं करते हैं कि यार ये सिलेबस में है कि नहीं है। हालांकि सिलेबस में आपके सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों टेंसों की 3-3 पार्ट है, चौथा पार्ट नहीं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एग्जाम में इस प्रकार के जो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो टेंस है इसके भी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट देख लेते हैं इसको, ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें बात है हेड प्लस बिन बोल दो, चाहे हेड बिन बोल दो। क्यों? क्योंकि आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था उस टाइम बताया था कि बिन कहाँ से आया हुआ है और ये हेड कहाँ से आया हुआ है, तो हेड प्लस बिन बोल दो या हेड बिन बोल दो, एक ही बात है। देखो हेड प्लस बिन बोलने का फायदा ये है कि जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे उस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसको एक साथ रखोगे हेड बिन, फिर हो सकता है आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनको आप अलग करो ही नहीं। ये अपन जब एग्जाम्पल देखेंगे तब बताएंगे इनको कब अलग करना है, कब एक साथ रखना है। 2 नंबर की बात है मेन वर्ब। अब देखो मेन वर्ब के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। क्यों भाई? जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस नाम आएगा वहां आपको जिरंड फॉर्म का यूज करना होगा। तो सीधी सी बात है, आ गया नाम, यूज करना होगा। अब देखो एडवर्ब, सिंस प्लस पास्ट टाइम, फॉर प्लस पास्ट टाइम, सिंस प्लस पास्ट टाइम, फॉर प्लस पास्ट टाइम। मतलब सिंस या फॉर तो होता है, लेकिन उसके आगे जो टाइम दिया होता है वो टाइम पास्ट का होता है, सेंटेंस पास्ट के अंतर्गत लिखे होते हैं। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हेड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर दो और आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का बन जाए। कब इनका यूज करना कब है? जब सेंटेंस के अंतर्गत सिंस प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ हो या फॉर प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ हो। दूसरी बात बेटा, कई बार क्या होता है कि इनकी जो टाइमिंग बताने के लिए आगे का एक दूसरा और भी दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बता देंगे या उसमें वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाला सेंटेंस ऐड कर देंगे। जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें भी एडवर्ब के रूप में अपन ने यही पढ़ा था, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, और इसमें पास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हो सकता है पास्ट टाइम का अपन को पता ही नहीं चले। क्यों भाई? कार्य तो 1950 से हो रहा है, हो सकता है आज तक हो रहा है या पहले हो रहा था। अब इन चीजों को अगर पास्ट में बताना है तो वहां पर अपन को सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार यहां पर 2 सेंटेंस आपस में कनेक्टेड है और ये जो दूसरा सेंटेंस है वो दूसरा सेंटेंस अपन को पास्ट टाइम बताने के लिए ही यूज में आ रहा था। जैसे अकबर भारत पे राज कर रहा था। कब से अकबर भारत पे शासन तब से कर रहा था
जब से जो उससे पहले के जो राजा है वो छोड़ के चले गए। तो चले गए, अब कौन चले गए, क्या चले गए, ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन अब उसके द्वारा हमारे यहाँ पर रूलरशिप करने का जो टाइमिंग स्केल कब से स्टार्ट हुआ, वो पास्ट के टाइम से स्टार्ट हुआ। तो ये पास्ट टाइम बताते हैं, एग्जाम्पल में समझो, थोड़ा सा इजी रहेगा। ध्यान दें, राधिका गैप डांस सिंस शी वॉज 6। अब जब वो 6 साल की थी, राधिका नाम की कोई गुड़िया है, जब वो 6 साल की थी तब से नाच रही थी। मतलब इसने जो राधिका ने डांस करने का जो कार्य स्टार्ट कर दिया था 6 साल की उम्र से। अब देखो, अब यहां पर सिंस के आगे और कोई टाइम आता, जैसे 1950, जो भी मान लो रे यार, कुछ भी मान लो। अब हो सकता है उसके आगे का टाइम अपन को पता चले नहीं चले, कि हो सकता है वो भी नाच रही है। ये अपन कैसे कह सकते हैं कि वो नाच रही थी, अब नाच रही है नहीं नाच रही है, अपन को क्या पता है कौन सी राधिका के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है इसने एकदम क्लियर कर दिया कि वो नाच रही है नहीं, नाच रही थी, क्योंकि यहां पर ये सेंटेंस है वो पास्ट का है। अब पास्ट के साथ प्रेजेंट की बनती नहीं, तो सीधी सी बात है, राधिका हैड बीन डांसिंग, ऐसे समझ गए। तो ये सिंस या फॉर, उसके आगे का जो टाइम होगा, जैसे ये भी टाइम ही है एक, उसकी 6 साल उम्र बताई गई, ये टाइम ही है, तो आगे का जो टाइम है वो पास्ट का होगा। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मनीष गेव प्ले क्रिकेट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों से, इन वर्षों से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से मनीष क्रिकेट खेल रहा था। यहां पर देखो लास्ट, एक तो केवल फ्यू ईयर्स आए, कुछ वर्षों से खेल रहा है, एक पिछले कुछ वर्षों से। तो ऐसा छोटा मोटा आपको टाइम बताने वाला वर्ड जरूर मिल जाएगा, जिसको देखकर आप ये आइडिया लगा लोगे कि यार इसमें अपन टाइम है वो पास्ट का माने, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मनीष had been playing cricket। ठीक है, अब अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जाए, तब अपन को किस बात का ध्यान देना होगा, इसके लिए अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। राहुल गैफ नॉट स्पीक इंग्लिश सिंस ही वॉज रीडिंग इन 8th क्लास। जब से वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तब से राहुल अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। मतलब
हो सकता है उसने पहले बोलना आता होगा या वो बोलता होगा, उसका हैबिचुअल होगा, बट जैसे वो 8th क्लास में आया उसके बाद उसकी क्या साइकोलॉजी बनी, क्या रीजन बना, अपन को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब से वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तब से वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। तो यहाँ अब बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसका अपन को पता नहीं है, क्योंकि टेंस का नाम ऐसा ही है, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट मतलब पूर्ण है या अपूर्ण है अपन को पता नहीं। तो राहुल हैड, तो लगाना। अब अपने बात हुई थी हैड बीन की, तो यहां इनके प्रॉब्लम है भैया, ये जो नॉट यानी कि सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में घुसता है। तो यहां पर इसको यहां घुसेड़ना है, हैड नॉट बीन स्पीकिंग, ये लो ध्यान, ठीक है। मतलब नोट यहां ये जो बिन है वो परमानेंटली मेन वर्ब के साथ ऐड रहता है। बस आप बिन को परमानेंटली मेन वर्ब के साथ ऐड कर दो, कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा तो अपन को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले भेजना पड़ेगा बाहर, और जब बाहर भेजेंगे तो हेड के साथ बिन कतई नहीं जाएगा, सिर्फ हेड को ही जाना पड़ेगा। और बिन नेगेटिव देखो अफर्मेटिव में तो परमानेंट रहता है, क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे इसके साथ मान लो कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखोगे कि हेड है वो बिन से अलग हो जाएगा, और बिन को आप परमानेंटली मेन वर्ब के साथ मान लो। तो ठीक है दोस्तों, ये पास्ट टेंस कंप्लीट आपका। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे फ्यूचर टेंस के साथ। थोड़ी सी आप मेहनत करते रहें और इनके एग्जाम्पल सेट आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालते रहें। थैंक्स।